ये तो पता है, ठीक है। चलें जी। 887। Levofloxacin, ephedrine and carvedilol are optically active. Optically active मतलब कि exist in two different forms, मतलब कि ये two different forms में होते हैं, like इनके मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है या इनके आइसोमर्स वगैरह की बात हो रही है। 888, क्यूनिन इज ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ क्यूनिडीन। ठीक है, ये जो क्यूनिन होते हैं ना, ये ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं क्यूनिडीन के, विच हैव आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूलाज। इनके मतलब कि जो होते हैं ना आइसोमर्स, इनके आइडेंटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। 889, one drug with two polymorphs will differ in melting point, solubility, dissolution rate, density and stability except pH and weight। अच्छा, जो एक ड्रग है ना जिसके दो पॉलीमॉर्फ्स होंगे, लाइक कि मतलब पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं कि डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स होती है ना, एक ही कंपाउंड की डिफरेंट जो क्रिस्टल फॉर्म्स होती हैं उनको पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। और वो डिफर करेंगे दूसरे से किन किन फैक्टर्स में, मेल्टिंग पॉइंट पे, सोलबिलिटी पे, डिसोल्यूशन पे, रेट पे, डेंसिटी पे एंड स्टेबिलिटी पे। लेकिन पीएच एंड वेट पे नहीं वो करेंगे, पीएच वेट पे वो सेम होगा, बाकी सब पे वो डिफर करेंगे एक दूसरे से। 890, क्लास ऑफ रोजिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड की वो क्लास है, मैक्रोलाइड लाइक अजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन, ये सारे नाम मैक्रोलाइड्स में आते हैं। 891, फिल्ग्रेस्टिन। अच्छा, फिल्ग्रेस्टिन क्या करते हैं जी, ग्रेन्युलोसाइड क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ठीक है। और एंड जेलाटिन आर प्रोटीन, जेलाटिन जो उसमें होती है वो प्रोटीन होती है। बेसिकली ये होते हैं फिल्ग्रेस्टिन, इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं सिर्फ। ये दे यूज टू ट्रीट न्यूट्रोपीनिया इन पेशेंट विद माइलोसुप्रेशन, मतलब कि वो कीमोथेरेपी में जो इम्यूनिटी उनकी सुप्रेस करने के लिए दी जाती है ना, तो उनको रिगेन करने के, उसमें जो न्यूट्रोपीनिया होता है उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, काफ़ी कॉमन है। 892, साइमेथिकॉन क्लासिफाइड एज सिलिकॉन, इट इज एंटासिड एंड एंटीफॉर्मिंग। मतलब कि साइमेथिकॉन है ना, इसको सिलिकॉन जेल भी कहते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, बट इसको जेल के नाम से भी कहा जाता है। ये एंटासिड है और एंटीफॉर्मिंग है, और ये स्पाज्मोटिक पेन में भी काफ़ी इफेक्टिव है, स्पाज्मोटिक पेन में भी देते हैं। एंटासिड भी एज यूज होती है ये नॉर्मली बच्चों में, मतलब कि जो बर्पिंग बच्चे कर रहे होते हैं ना, तो उनमें प्रिस्क्राइब की जाती है। एट नाइन्टी बच्चों का थ्री एंटासिड से क्या ताल्लुक है? प्रोपाइल थायोयूरासिल। बच्चों ये का होते हैं ना, एंटासिड ये से एसिडिटी की वजह से। नहीं नहीं, बच्चों बच्चों में के अंदर? बर्पिंग होती है ना जो, पेट स्पाज्मोटिक पेन में भी देते हैं ना, बच्चों में पेन भी अच्छा होती है ना अच्छा। जब, मतलब कि जो कह सकते हैं कि लैक्टोज टॉलरेंस है या किसी भी वजह से, मदर फीड की सही वजह है। से या किसी भी चीज़ की वजह से बच्चे को पेट में दर्द है जो, तो उसमें भी ये प्रिस्क्राइब की जाती हम्म। है। 893, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, एसेंशियल ग्रुप्स ऑफ थायोनामाइड। ये सारे इसी के ग्रुप हैं और ये सारे हाइपर थायरॉयडिज्म में दिए जाते हैं, हाइपर में, हाइपो में नहीं देंगे, हाइपर हाइपर में दिए जाएंगे तीनों ही, ये सारे। 894, गुआबेंजीन एसीटेट इज अमाइनो गुआनिडीन डेरिवेटिव। अमाइनो गुआनिडीन का ये डेरिवेटिव है गुआनाबेंजीन, और ये बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है, ओल्ड ड्रग है। तो इसका डेरिवेटिव अमाइनो गुआनिडीन का, और एंटी हाइपरटेंसिव है। 895, काइमोपेपिन यूज फॉर थेरेपी लोअर बैक डेस्क, इट्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अच्छा, ये जो, ये ना बेसिकली प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना, जो ये होते क्या है, ये प्रोटीन्स को ना ब्रेक डाउन करते हैं। ये वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ये काइमोपेपिन है ना, जो ये इंजेक्टेबल्स फॉर्म में आते हैं। और ये किस लिए होते हैं कि स्पाइन में जो स्पाइन की सर्जरीज में ना, सर्जरी में जो इन्फेक्शियस प्रोटीन या डिस्क वगैरह होती है ना, उसको डिजोल्व करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये बेसिकली एंजाइम जो है, एंजाइम और चीज़ है, वो इंजेक्शन और चीज़ है। एंजाइम उसको प्रोटीन को डिसॉल्व कर देंगे, और ये मतलब कि स्पाइन की एलर्जी में जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती है ना, उनको मतलब कि ओवरकम करने, उस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए ना काइमोपेप्टिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये दो प्रोटियोलाइटिक एक एंजाइम एक अलग वर्ड है? इसी में आएगा, मतलब मतलब ये कि उसको प्रोटियोलाइटिक कोरिलेट एंजाइम को किया कुछ हुआ है। इफेक्ट दे रहा है या फिर हाँ, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक कोरिलेट खुद कर है? रहा है ना, कोरिलेट कर रहा है उसको, क्योंकि जो प्रोटीलिटिक एंजाइम होते हैं ना, वो भी प्रोटीन डिसॉल्विंग होते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिसॉल्व खैर नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन करते हैं। बट ये जो काइमोपेपेन होते हैं ना, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं, ठीक ये है, स्पाइन प्रोटियोलाइटिक की एंजाइम एलर्ज, होते हैं? हाँ जी। तो वो उसमें स्पाइन की जो होती है ना बेसिकली सर्जरीज,
वुड में पेन को ओवरकम करने के, कुछ जो सीवियर किस्म की पेन है ना, उसको पेन में ओवरकम करने के लिए लगाए जाते हैं ये इंजेक्शन। 896 एंटीसाइकोटिक ड्रग लॉक्सिपेन इज अ न्यूरोलेप्टिक ऑफ डाइबेंजोक्सापाइन। ये मतलब कि उसी का न्यूरोलेप्टिक फॉर्म है। ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, शिजोफ्रीनिया में दिए जाते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। 897 7 नहीं 6 पे बता। 897 टू हैव गुड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी सल्फोनामाइड कन्वर्ट इन बॉडी टू नॉन सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन ग्रुप। ये मतलब कि उसकी एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ना, एक्टिविटी को रैपिड करने के लिए ये उसमें नॉन सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप में अपने आप को ना चेंज कर लेते हैं। और ये होते कौन से हैं? ये बेसिकली होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ये ड्राइव किए जाते। जो एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप्स है ना, वो ड्राइव किए जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो वो अपने आप को उसमें कर लेते हैं टू परफॉर्म बेटर एक्टिविटी। 898 पेंसिडार एंटीमलेरियल है, ठीक है। सल्फाडॉक्सिन ब्लॉक्स एंड अर्ली स्टेज, उसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि वो किस तरह से करेगी। अच्छा, वो क्या करती है? ब्लॉक्स एंड अर्ली स्टेज ऑफ बायोसिंथेसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ लेट को फैक्टर इन द इन्फेक्टिंग पैरासाइट। जो पैरासाइट होता है ना, उसकी मतलब कि ग्रोथ को रोक देती है। वाइल पैरामेथामाइन ब्लॉक्स लेटर स्टेज, लेकिन उसके बाद की जो स्टेज है ना, उसको पैरामेथामाइन ब्लॉक कर देती है। जो फर्स्ट की ग्रोथ वाली स्टेज है ना, उसको ये सल्फाडॉक्सिन ब्लॉक कर देती होती है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी मलेरियल का। ये पेंसिडार एंटी मलेरियल है, तो उसका मैकेनिज्म है। आगे जी मोबेंडाजोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जितनी भी लाइन लिखी है ना मोबेंडाजोल का, बस इतना याद करने के इसकी जो न्यूट्रिशन पार्ट होता है ना, न्यूट्रिशन की जहाँ से वो ले रहे होते हैं वर्म्स, पिन वर्म्स वगैरह, उस मतलब कि स्पेसिफिक जगह पे उसको ब्लॉकेज कर देते हैं। उनकी जो खुराक का प्रोसेस होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं वो बेंटाजोल। बस जो उनका ग्लूकोज इनटेक होता है ना, उसको ये उस प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं। दैट्स इट। इसका बस इतना याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन भी 2 3 मैंने देखे हैं वो यही है कि उनकी खुराक वाले पोर्शन को वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं खुद ब खुद ही। 900 हाइड्रोजल वाउंड ड्रेसिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हाइड्रोजल जो वाउंड ड्रेसिंग होती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बेसिकली जो होते हैं ना, हाइड्रोजल वाउंड ड्रेसिंग ये होते हैं अप्लाइड ऑन ड्राई वाउंड्स। और ये नेक्रोटिक वाउंड्स जो होते हैं ना, उन पे भी ये इनको अप्लाई किया जाता है। किस लिए? ये इन्फेक्टेड नेक्रोटिक टिश्यू को ना रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म इन्होंने बोली हुई है ना, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, ये बेसिकली होती है कि इंसेंशियल रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं कि जो बाउंड्स को ना रिपेयर करते हैं। तो ये बेसिकली एक तो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, उसके अलावा उसको हील भी करते हैं। उसके साथ साथ ये ड्रेसिंग के अंदर ही सारा मतलब कि ये स्पेसिफिक टाइप्स की ये ड्रेसिंग्स होती हैं, जैसे नॉर्मल ड्रेसिंग होती हैं उस तरह की नहीं होती, ये स्पेसिफिक होती हैं। ये इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर रही होती हैं, और वो उस जो डैमेज पार्ट है तो उसको भी हील कर रही होती हैं। ये हो गए 900। आगे अब 1000 से कर लेते हैं। 1000। मायरा की रिमेनिंग थे इसके अंदर, मायरा है नहीं वरना मायरा से करवाते। अब हम लोग एक काम करते हैं, 1000 कर लेते हैं। और मुझे याद भी नहीं मायरा का कहाँ से रहता था, वो कभी आती है तो उनको बोल देते हैं शहर के भी रह गए थे। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं रहता, बीच में सब हो गया है। अब 1000 से करना है आपको। 1200 से चले थोड़ा मैं सा ये कट जल्दी कर जल्दी देता हूँ। बोलता हूँ। अगर आपने नहीं करना तो मैं पूछ लेती हूँ, वजिया ने अगर प्रिपेयर करे हुए अपने आगे कुछ तो वो करा दें, मेरे तो बिल्कुल एंड। चले मैं कर देता हूँ। ये मैंने किए तो हैं, ये तो मैं 4 5 दिन पर, मुझे लगता है ये 11 में से भी आगे मैंने ही किए हैं। हाँ, वो भी मैंने ही किए हुए हैं। 1100 से आगे वो आपने खुद से करे होंगे, हमने अभी तक करे नहीं है हाँ इसके अंदर। या आपने कल मैसेज पे मुझे हाँ बोला था कि मैंने 1100 से भी करे हुए हैं। तो जो आपने करे हुए हैं तो वो आपसे करवा रही हूँ, वरना मैं हाँ, आपसे नहीं मैंने वो भी करवाती हूँ मैंने ना। किए। चले मैं बोलता हूँ, ये तो वैसे मुझे लग रहा है कि सिंपल सही है, ठीक है। हाँ। 1001 एस्प्रिन डज नॉट इंटरेक्ट विद इनहिबिटर्स। ये एस्प्रिन है जो वो इनहिबिटर से इंटरेक्ट नहीं करते, इनका इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेलिसाइलामाइड, ठीक है। इसके बारे में ट्रू क्या नहीं है? इंक्रीज पीटी टाइम। पीटी टाइम मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है। हाँ, तो ये तो जाहिर सी बात है, वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, तो कोई वो काम नहीं है। थ्रोम्बिन में तो उनका कोई रोल ही नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी वो एस्पिरिन टाइप को एफिकेसी होती है, एंटीपायरेटिक है, फीवर के लिए दिए जाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। 1003 the use of pethidine in chronic pain is discouraged because it has toxic metabolite। जी, जो पैथिडीन है ना, इसका मतलब कि अब यूज नहीं किया जाता। किस वजह से? क्योंकि इसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है। जो कि जिसको कहते हैं कि नॉर्मेपेरिडीन। वो ये इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, और जो कि इससे डबल टॉक्सिक होता है। मेप्रिडीन पैथिडीन खुद से ना ट्वाइस ये टॉक्सिक होता है।
और इसकी हाफ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है, 15 आवर्स की होती है हाफ लाइफ। तो इसकी जगह पे मतलब कि जो प्रेफर किया जाता है वो फेंटानिल किया जाता है, कि फेंटानिल आप दे सकते हैं, वो लगा सकते हैं। 1004, एट्रीटिनेट इज ट्रेटोजेनिक। ट्रेटोजेनिक आपको पता है कि वो न्यूरल डिफेक्ट करते हैं, मतलब कि इन्फेंट्स में, बच्चों में, क्या नाम है, जो उनके ट्रेटोजेनिक टेट्रोजेनिक है इफेक्ट ना। होते हैं, ट्रेटोजेनिक फेटल रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज होती है ना, उसको कहते हैं। और ये रेटिनॉइड बेसिकली रेटिनॉइड है। रेटिनॉइड वो आपको पता होगा, ट्रिटिनोइन हो गए, आइसोट्रिटिनोइन हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। ये तो इनकी इवन क्लास क्या है? मतलब कि ये रेटिनॉइड होते हैं, अच्छा। रेटिनोइड हैं। और इनमें आ जाते हैं आइसोट्रिटिनोइन और ट्रिटिनोइन। ये बेसिकली फीमेल्स में और मेल में भी ना ये स्वीयर एक्नीज में देते हैं, और इनका कोर्स काफ़ी लंबा होता है, 6 6 7 7 8 8 महीने का इनका कोर्स होता है, 4 4 महीने का। और ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर मेंशन होता है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू शुड नॉट टेक दिस। तो काफ़ी इसके ना स्वीयर इफेक्ट होते हैं। 1005, dosage of furosemide, both the renal function of the patient and the patient's current furosemide dose, ये उसकी डोज भी बताया गया है। ये मैंने ग्रुप में भी पूछा था, ये वो कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन ही है, कि उसकी डोज का कुछ उससे नहीं मतलब कि होता। 10 to 20 mg होती है डेली डोज, ठीक है। और जो मेंटेनेंस डोज है वो 20 to 400 mg है। लाइक के जो मेंटेनेंस डोज कह सकते हैं कि जहाँ पे वो जितनी ड्रग जा रही है तो वो निकल भी रही है, उसका इफेक्ट भी मतलब कि नॉर्मल आ रहा है। तो टॉक्सिक डोज नहीं है, तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं कर रही, कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही, टॉक्सिसिटी नहीं कर रही। 1777, काउंसलिंग फॉर हाइपरटेंशन, चेक बीपी यूजुअली एसिम्टोमेटिक। जी, हाइपरटेंशन में आपको बीपी नॉर्मली चेक करना आप चाहिए, डेली 1,777 बेसिस पे पे चेक कैसे करना चले गए? चाहिए। जी, आप 1,777 पे कैसे चले गए? कहाँ पे चला गया हूँ मैं? आपने कहा वन हाँ ट्रिपल हाँ हाँ, 1006, विच ड्रग हैज मोस्ट रिलेटेड मैकेनिज्म विद एम्पिसिलिन। ये दोनों पेनिसिलिन की क्लास से है। हाँ। तो एम्पिसिलिन और मोक्सिसिलिन का दोनों का मैकेनिज्म और एक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम क्लास एक ही है, एक ही जगह से आती है। 1007, काउंसलिंग फॉर हाइपरटेंशन, चेक बीपी यूजली एसिम्टोमेटिक। अच्छा, हाइपरटेंशन में क्या होता है जी, आपको बीपी नॉर्मली चेक करना पड़ता है रेगुलरली, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक होता है नॉर्मली। अगर एसिम्टोमेटिक हो ना तो ये साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर आपको मतलब कि मार देगा, पता ही नहीं चलेगा फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1008, थायराइड डायूरेटिक एनहांस द इफेक्ट ऑफ लिथियम। ये इंट्रैक्शन है, जो थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं ना वो लिथियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, कि जिसकी वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी आ सकती है, इसकी बड़ी सीवियर टॉक्सिसिटी होती है लिथियम की। 1009, a patient who presents while on cephalosporins with fever, malaise, malaise कहते हैं फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, बंदे को बेचैनी सी होती है, एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन, इज लाइकली टू हैव स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अच्छा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ना काफ़ी ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारी ड्रग से ना ये सिंड्रोम होता है। ये सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन ही होता है, जस्ट लाइक एनाफाइलेक्टिक शॉक, लेकिन उतना लीथल नहीं होता। बट फिर भी ये बहुत डेंजरस होता है, बॉडी रेडनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा ना पेनफुल होता है ये। और ये सेफ्लोस्पोरिन से हो जाता है, और सेफ्लोस्पोरिन से होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पेनिसिलिन से भी होगा, और ये एंटी एपिलेप्टिक से भी होता है, लेमोट्रिजिन से भी होता है। तो काफ़ी ड्रग्स ना ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करते हैं, बट एंटी एपिलेप्टिक में ये ज़्यादा होता है। 1010, case on methotrexate and leflunomide, which both increase liver failure, so shift to elimumab. अच्छा, जब भी मिथोट्रिक्सेट और लेफ्लोनामाइड है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मिथोट्रिक्सेट लेफ्लोनामाइड में से एक चीज दे सकते हैं, ठीक है, ये दोनों देंगे तो ये काफी क्या नाम है, इनकी काफी सिविरिटी होती है, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से ये टॉक्सिसिटी कर देते हैं, और लीवर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपने मिथोट्रिक्सेट लेना है ना, तो साथ में कोई बायोलॉजिकल डिमांड लेना है, मतलब कि जिसके लास्ट पे मैप आता हो। ये अडेलिमुबाब हो गया, इन इन इनफिलिस मुबाब, कुछ इस तरह के नाम है, मतलब कि मैब लास्ट पे आता है ना, तो वो ले सकते हैं। लेफ्लोनामाइड और मिथोट्रिक्सेट दोनों इकट्ठे नहीं दे सकते, ये इंट्रैक्शन है और ये काफ़ी फेमस इंट्रैक्शन है। 1011, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। बिल्कुल, ये पहले भी हमने किया, कैल्शियम वो ब्लड में उसकी रिलीज एक्सक्रीशन को बहुत ज़्यादा सिक्रीशन को बढ़ा देगा, कैल्शियम की, कैल्सिटोनिन है जो। 1012, एम्फाइसीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एलार्जमेंट ऑफ एल्वियोलाई। एम्फाइसीमिया है ना जो ये कंडीशन है, ठीक है, ये एल्वियोलाई जो होते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स में, ठीक है,
उनको ना इन्लार्जमेंट की वजह से, उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ना ये कंडीशन होती है। ये बेसिकली है कि ना एम्फाइसेमिया इज अ डिजीज कंप्राइजेज ऑफ सीओपीडी, मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज करता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द एल्वियोलाई, टाइनी हेयर लाइक सैक्स जो होते हैं ना, उनके डैमेज होने की वजह से उनमें इन्फेक्शन हो गया या उनमें इन्फ्लेमेशन होगी, तो उस वजह से ये कंडीशन पास हो सकती है, जिसको कहते हैं एम्फाइसीमिया। 1013, woman has congestive heart failure and hypertension and incontinence, like inability of body controls। ठीक है, incontinence को कहते हैं inability of the body controls। need something for heart failure। अच्छा, उसको हार्ट फेलियर के, उसको ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन भी है, इनकॉन्टिनेंसी भी है, तो उसको हार्ट फेलियर के लिए क्या चाहिए? क्या क्या दे सकते हैं हम? कार्बिडोलोल दे सकते हैं, मेटोप्रोलोल दे सकते हैं, नेबिवोलोल दे सकते हैं, बीजोप्रो, मतलब कि ये सारे बीटा ब्लॉकर्स ही हैं। If beta blockers are not in the options, then choose ACE inhibitors। प्रिल फैमिली में से कुछ भी आप दे सकते हैं। ACE inhibitors लाइक प्रिल फैमिली, उसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं अगर बीटा ब्लॉकर नहीं है तो। अच्छा, 1014, patient has got new drug for breast cancer which causes leukopenia and something else। which drug is it? tamoxifen। मुझे बिल्कुल पता है, ये एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है इन ब्रेस्ट कैंसर, और ये एगोनिस्ट काम करता है इन यूट्रस। तो अगर ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर रहा है ना, तो ये यूट्रस मलिग्नेंट हो सकता है और कैंसर कॉज कर भी सकता है। 1015, a patient who presents while on cephalosporins with fever, malaise and blistering of, ये फिर आ गया, blistering of the skin likely to have स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। वही ना, cephalosporin से अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो समझ लें कि उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, अपना कोई हिसाब किताब लगा लें, वरना क्या। अच्छा, 1016, which laxative should not be used to treat acute constipation because of its slow onset of action? Psyllium। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बल्क फॉर्म में लैक्सिटिव है, ये मतलब कि अंदर जो आपका होता है ना पीसीज होता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बल्क कर देगा, उसमें मतलब कि वाटर का वो इंटेस्टाइन से वाटर लेके उसको काफी बल्की कर देगा, और बाज़ औक़ात ये ब्लॉकेज भी कर देते हैं इंटेस्टाइन में, क्लोन वगैरह में ना ये ब्लॉकेज भी कर देते हैं, तो इस वजह से ये नहीं, ना। ये नो। ब्लॉकेज नहीं करते। ये ब्लॉकेज खाली एक स्पेसिफिक ड्रग थी, उसके साथ ये ब्लॉकेज करता था। ये वैसे जिसमें जो है ना टोनिसिटी नहीं हो रही है, मतलब जिसका वो कॉन्स्टिपेशन जो लैक ऑफ स्टिमुलेंट की वजह से हो रही है, मतलब स्टिमुलेटरी इफेक्ट आपका स्टमक शो नहीं कर रहा, उसकी वजह से जो एनेस्थेटिक्स जो हम लेते हैं ना, ओपियोइड और हम्म। एनेस्थेटिक्स, उनकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होती है ना, क्योंकि हमारा स्टमक काम नहीं कर रहा है, उसमें अगर आप बल्क लैक्सेटिव देंगे ना तो ब्लॉकेज होगी, खतरनाक है, क्योंकि वो इवैक्यूएट नहीं होगा बाहर। लेकिन बाकी किसी भी केसेस में ये रीजन नहीं होता ये देने का। ये रीजन है, कह रहे एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो लैक्सेटिव बहुत स्लो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब हम जब इसको घोल लेते हैं तो वैसे तो वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो इतना स्लो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हमें इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए होता है। और ठीक है। ओपियोइड्स और एनेस्थेटिक्स के साथ कॉन्स्टिपेशन के केस में इसलिए नहीं देते, क्योंकि वो क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा ना उसकी, उसको नरम करने के लिए, लेकिन हम्म। वो पेरिस्टालसिस नहीं हो रही होगी ना, तो वो मूवमेंट नहीं हो रही होगी ना नीचे, तो वो निकलेगा नहीं बाहर, ब्लॉकेज हो जाएगी। बस फिर वो ये वाला जो पॉइंट बता रही ना, मेरी नजर से यही गुजरा। चले, खैर नहीं, बस पता चल गया। 1017, which of the following tiny infection is not appropriate for self treatment? कौन सा इन्फेक्शन है कि जो आप उसकी सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको डॉक्टर को या फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा, और वो है जी टाइनी निकला। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और ये होता क्या है कि इसमें ना डार्क पैचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे राउंड कलर के ना डार्क पैचेस बन जाते हैं, जो कि फंगस इन्फेक्शन होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही तो उसको सेल्फ ट्रीट नहीं करना एंटी फंगल से, तो इसके लिए आपने कंसल्ट करना है किसी स्पेशलिस्ट को या फिजिशियन को। 1018, पेशेंट टेकिंग लिथियम कार्बोनेट एडवाइस हिम नो टू लोअर नॉर्मल सोडियम इंटेक। अगर वो लिथियम ले रहा है ना, तो उसको कहना है कि सोडियम इंटेक कम नहीं करना, मतलब कि सोडियम इंटेक जो नॉर्मल ले रहा है ना वो लेना है, और उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना डाइट में। क्यों? लिथियम इज कंट्राइंडिकेटेड विद न्यूट्रिएंट्स, कि वो न्यूट्रिएंट्स के साथ ना ये क्या ट्रीयूरेटिक्स है, कुछ डायूरेटिक्स की बात हो रही है। डायूरेटिक्स, हाँ डायूरेटिक्स, ठीक है, ये डायूरेटिक्स की बात ठीक है। 1019, all of the following are important counseling tips for the use of nicotine replacement therapies। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज में क्या है? क्या है काउंसलिंग टिप्स फॉर द यूज ऑफ, हाँ जी, क्या है जी? एक्सेप्ट टिप्स फॉर द क्या यूज ऑफ चीज नहीं निकोटीन। है वो बता रहे हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या नहीं है? अच्छा, जो नहीं है निकोटीन की काउंसलिंग के पॉइंट्स होंगे, काफी कुछ होंगे, ठीक है, वो सभी होंगे, उनमें से जो नहीं है वो ये है जी, पैचेस शुड नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर 8 hours ऑफ यूज इफ द पर्सन एक्सपीरियंस इंसोम्निया। इट इसका शुड इससे बी कोई रिमूव। ताल्लुक नहीं है।
पैचेस शुड इसका बी इस रिमूव लिखा हुआ है, नॉट नहीं लिखा हुआ। हाँ तो रिमूव नहीं कर सकते, शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 8 आवर्स, तो जरूरी नहीं है ना, 8 आवर्स में हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जरूरी नहीं है रिमूव कि आप करें। हटाएं और इंसोमिया नहीं हाँ, होगा निकोटीन और पैचेस। इंसोम्निया तो इससे होगा ही नहीं है। और 1020, पेशेंट विद मेच्योर ऑनसेट डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड विद टोलब्यूटामाइड एंड डाइट। ठीक है, ये पेशेंट मेच्योर ऑनसेट डायबिटीज के लिए जो होते हैं ना, मतलब कि इन अडल्ट में जो ना अडल्ट में डायबिटीज होती है ना, उसको मेच्योर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड विद टोलब्यूटामाइड। ये एक सल्फोनाइल यूरिया है, ठीक है, इससे और डाइट से ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब कि ये पोटेंट नहीं है। तो नॉर्मल डायबिटीज की बात हो रही है कि वो डाइट से कंट्रोल हो सकती है और इससे कंट्रोल हो सकती है। 1021, पेशेंट ऑन प्रोबेनिसिड थेरेपी एडवाइज हिम नॉट टू टेक एस्पिरिन। ये दोनों का इंट्रैक्शन है, ठीक है। प्रोबेनिसिड का इफेक्ट भी नहीं आएगा, और जो एस्पिरिन है ना वो ब्लीडिंग भी कॉज कर सकती है। और प्रोबेनिसिड बेसिकली देते हैं गाउट में, गाउटी अटैक हो गए या गाउट में ना मेज में, उनको देते हैं। और एस्पिरिन तो ब्लड थिनिंग एजेंट है। तो इन दोनों का इंट्रैक्शन है, प्रोबेनिसिड का इफेक्ट नहीं आएगा और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। 1022, which of the following would be an appropriate counseling for a female purchasing intravaginal myconazole? इंट्रावाजिनल मतलब माइकोनाजोल ले रही है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इंक्लूड बर्निंग और इरिटेशन जी, क्योंकि वो एप्लीकेटर के साथ देते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं इस चीज़ के। 1023, पेशेंट विद डाइजोक्सिन शुड नॉट टेक लेक्सिटिव टू प्रिवेंट हाइपोक्लीमिया। बिल्कुल, अगर डाइजोक्सिन में हाइपोक्लीमिया हो गया तो समझे उसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई। तो उसमें ज़रा आपने बड़े एहतियात से लेना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ना हो, स्पेसिफिकली कि कैल्शियम आपका पोटाशियम कम ना हो, पोटाशियम कम हुआ टॉक्सिसिटी शुरू होगी। 1024, when advising patient on the correct use of ED मतलब आई ड्रॉप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट है कि जो सही नहीं है? होल्ड द टिप ऑफ द ड्रॉपर अगेंस्ट द लोअर लिप, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि वो उसको ऊपर से पकड़ना है, ऊपर से नहीं पकड़ना, नीचे से पकड़ना है और वो ड्रॉप्स डालने हैं। शायद हमें कोई ऐसे क्वेश्चन आ ही ईडी की क्या जाए। बात कर वन रहे हैं, जीरो नहीं समझ में आ रहा, ईडी क्या है? आई ड्रॉप्स, अच्छा, आई ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। आई ड्रॉप्स है ना, तो उन्होंने कहा है कि जी इनकोरेक्ट क्या है, इनकोरेक्ट हमने बताना है ना, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि होल्ड द टिप ऑफ द ड्रॉपर, कि आपने ड्रॉपर की टिप से पकड़ना है। हालांकि टिप से तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ते, उसको पीछे से पकड़ते हैं और ये और वाला हल्का सा। कोई एडवाइस देता भी नहीं है इस तरह का कि इसको पकड़ना हाँ, है, ये एडवाइस तो कोई हाँ, नहीं वो देता। हल्का सा आपने पुश करना है। तो बच्चे तो है नहीं है, मतलब कि जाहिर सी बात है आंख में ही डालना है। तो ये इसका है। आगे है जी 1025, if patient have to use benzoyl peroxide during the day, advise them to use sunscreen, avoid unnecessary sun exposure। जी बिल्कुल, बेंजोल पेरोक्साइड है ना, सीवियर किस्म का सन बर्न कर सकती है, ये भी कर सकती है और डॉक्सीसाइक्लिन भी कर सकती है। अगर डॉक्सीसाइक्लिन आप ले रहे हैं ना, तो उसका भी साइड इफेक्ट है कि आपने सनलाइट में नहीं जाना। तो यहाँ सन ब्लॉक यूज करें, बट इट इज़ बेटर टू स्टे इन साइड, मतलब कि यूवी लाइट्स का आपका एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए, वरना वो काफ़ी सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है, स्किन बर्न कर सकता है। उस तरह इसकी बर्न नहीं करेगा, लेकिन ये है कि काफ़ी वो इरिटेशन वगैरह कर सकता है। 1026, patient on propranolol and metoprolol has nightmares. Shift to more hydrophilic beta blockers like atenolol और netorol। ये जो प्रोपेनोलोल और मेटाप्रोलोल है ना, इनके ये साइड इफेक्ट्स हैं, नाइटमेयर्स वगैरह, जो हेलुसिनेशन कर देते हैं, एंग्जाइटी कर देते हैं, स्लीपलेसनेस कर देते हैं, तो ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो बेटर टू स्विच ऑन अदर ऑप्शंस लाइक अटीनोलोल और नेटोलोल, तो उन पे आप चले जाएं, बजाय ये कि बोलें अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो। 1027, काउंसलिंग फॉर बेंजोइल पेरोक्साइड फॉर एक्नी। अच्छा, एक्ने के लिए अगर बेंजोल पेरोक्साइड ले रहे हैं तो उनके लिए कौन से पॉइंट्स क्या हैं जी? इचिंग एंड इरिटेशन डिक्रीज आफ्टर रिपीटेड यूज, सो यूज विद erythrogel in the morning because this causes least इरिटेशन। erythrogel भी एक मतलब कि क्रीम ही होती है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम है। तो उसके साथ आप मिला के लगा लें तो उसकी वजह से इरिटेशन नहीं होगी। स्किन पीलिंग में, अगर स्किन पीलिंग मतलब कि ये उससे भी, ये ट्रिटिनोन से भी होता है, जो स्किन पीलिंग है ना, ये ट्रिटिनोन की जो क्रीम्स होती है ना, आइसोट्रिटिनोन और ट्रिटिनोल की क्रीम्स, विटामिन ए डेरिवेटिव्स है, इनसे भी ये स्किन पीलिंग वैसे होती है, तो ये बेंजोल पेरोक्साइड भी करेगा। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद हेयर, मतलब कि बालों के साथ उनका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। स्टार्ट विद 5%, अप्लाई एवरी डे। आपने 5% से स्टार्ट करना और हर दिन लगानी है। स्टेन ऑन कलर्ड क्लोथ एंड मे स्टेन येलो, मतलब कि अगर ये लग जाएगी कपड़ों पे या जो भी, तो वो उस पर स्टेन, येलो स्टेन दे सकते हैं। 1028,
tell patient treated with indapamide indapamide that the drug may cause potassium loss, thus potassium supplement, orange juice और banana is required। कि जो indapamide है ना, थायराइड लाइक डाययूरेटिक्स हैं जो ये, इनकी वजह से ना हाइपोक्रीमिया हो सकता है। तो इट्स बेटर टू टेक विटामिन के सप्लीमेंट्स, या कोई डाइट, कोई विटामिन के रिच डाइट ले उनके साथ। 1029 क्या है जी? पेशेंट ऑन कैनामाइसिन एंटीबायोटिक क्या चीज प्लस फेरस सल्फेट कैन नॉट हियर here due to damage of eighth cranial nerve and effect on auditory nerve function। अच्छा, ये जो कैनामाइसिन है और फेरिसल्फेट है ना, इनका आपस में इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से मतलब कि सीवियर किस्म की ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और जो एट्थ क्रेनियल नर्व है ना, टोटल 12 होती हैं। मतलब कि मुझे भी पता तो था पहले, लेकिन अब मैंने दोबारा देखा है। तो एट्थ क्रेनियल नर्व इट डील्स विद द साउंड एंड ऑडिटरी फंक्शंस। तो एट्थ क्रेनियल नर्व को ये डैमेज कर देते हैं, ये इनका जो इंट्रैक्शन है ना ये, तो इस वजह से ये ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, कुछ सुनाई नहीं देता। 1030 पेशेंट इन्फेक्टेड विद इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो कि होते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। ये मोनोन्यूक्लियोसिस वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि फीवर और सोर थ्रोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस रैश आफ्टर एम्पिसिलिन थेरेपी। अच्छा, इस पे जो इससे इन्फेक्टेड होंगे ना, उनको रैश और रैश वगैरह एक्सपीरियंस हो सकते हैं अगर वो एम्पिसिलिन ले रहे हैं तो। लाइक इसका एक तो इनकी वजह से भी इफेक्ट आ सकता है, और एक एम्पिसिलिन की वजह से भी रैशेज वगैरह का इफेक्ट आ सकता है। 1031 woman taking combined pills for 21 days and 5 days rest, but the bleeding does not occur, you advise her to stop the pills and she may be pregnant। जी बिल्कुल, ये मतलब कोर्सेज होते हैं 21 डेज के। अगर इनके बावजूद भी आपको नहीं हो रहा तो इट्स मीन के आपका प्रॉपर साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इट्स मीन के यू हैव टू डू विद द प्रेगनेंसी टेस्ट। यूपीटी से कर लें, जिससे भी करें तो वो बेटर है कि वो आप करें, उससे आपका प्रॉपरली इंडिकेट हो सकता है। 1032 मीटिंग चल रही। तो चल ठीक है। रही है, मैं यही देख रही थी, हम 3 ही हैं अभी तक। हाँ, जी। ये क्या आवाज आ रही? मैंने अपने मुंह के पास रखा हुआ है माइक, उसकी आवाज थी। चलो। अच्छा, 1032 हार्ट फेलियर विद लिग्नोकेन कॉज इंक्रीज इन लिग्नोकेन लेवल ड्यू टू डिक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो, thus clearance decrease, so does is required to decrease dose is required to decrease। अच्छा, 132 ये लिग्नोकेन है ना, जो इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, ये यही होते हैं। तो ये हाइपोटेंशन कर देती है, सीएनएस डिप्रेशन कर देती है, और कन्वर्जेंस कर देती है। तो इसी में हम इसको ना हार्ट पेशेंट में उनकी डोज को कम करना, मतलब कि इसकी क्या कहते हैं कि जब डोज ज़्यादा हो जाएगी ना, तो हेपेटिक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो क्लियरेंस भी कम हो जाएगी। सो इसकी डोज को हमने कम करना है टू ओवरकम दिस सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, और ये कन्वल्जन्स भी इवन काज कर सकता है। 10333 पेशेंट टेकिंग बेंजोपायरिडीन, ये एजोडाई है यूज। ये एजोडाई जो होते हैं ना, एजोडाई वो होते हैं, हमने अल्लाह नसर में भी पढ़ा था कि जिनके सेंटर में वो होता है ना, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, उनके दोनों के साइड्स पे ना एक एक वो लगा होता है, सी सी बॉन्ड होता है, कार्बन बॉन्ड लगा होता है, तो ये इनको एजो कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये शुड बी एडवाइज दैट यूरिन कलर वुड बी चेंज। तो ये मतलब कि जो लेरे होते हैं ना, उनमें ये एडवाइस की जाती है कि इसमें जो यूरिन का कलर है ना, वो चेंज हो सकता है। तो ये बेसिकली होते क्या है, ये यूटीआई एनर्जेसिक होते हैं, ठीक है। यूटीआई एनर्जेसिक होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, बेंजोपेरिडीन की बात कर रहा हूँ, ये यूटीआई एनर्जेसिक है, ठीक और है। ये एजोडाई होते हैं, ठीक है ना। 1034 patient on sucralfate, cytoprotective or peptic ulcer disease should be advised not to take the drug with food or antacid। ठीक है, जो सुक्रोलफेट है ना, उसको आपने खाने के साथ नहीं लेना, क्योंकि एंटासिड है, तो ये फॉर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा है, या पेप्टिक अल्सर है तो उसके उसमें देते हैं, तो इसको खाने के साथ नहीं लेना। इट्स बेटर टू यूज विद एम्प्टी, क्योंकि जितने भी पीपीआई भी हैं, एंटासिड भी हैं, इनको ना आपने एम्प्टी स्टमक ही लेना होता है। 1036 patient has depression and taking warfarin, thyroxine and antidepressants,
विच विल चेंज दी थायराइड फंक्शन। ठीक है, पेशेंट ये सारी चीजें ले रहा है तो थायराइड फंक्शन को क्या आपने चेंज करेगा। 1035 मिस कर दिया, कंबाइंड ओरल अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। combined oral contraceptive devices when prescribing choose correct, smoking the risk of embolic event। ठीक है, इसमें ये है कि जी जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स ले रहे होते हैं ना, तो स्मोकिंग की वजह से ना उसका जो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि लाइक क्लोटिंग, शायद उसका क्लोटिंग का स्मोकिंग तो कह रहे लेवल्स हैं। गिराता नहीं है ड्रग्स के, जितने भी ड्रग्स हैं वो एंजाइम इंड्यूसर है स्मोकिंग तो। स्मोक नहीं, बढ़ाएगा ही ये कंट्रासेप्टिव की बात हो रही है, लेकिन इसमें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी ना, इसमें तो हाँ ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी ना तो वो हमने रोकनी भी तो है ना, इसको तो चेक वो करें कि उसमें ये स्मोकिंग। जो है ये सही भी है कि ये गलत है। चलो मैंने निशान लगाया हुआ, लेकिन ये कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो हमने उसको मतलब कि रोकना भी तो है ना, तो वो जब थ्रोम्बोएम्बोलिक लेकिन ये इवेंट्स तो जो थ्रोम्बो होते हैं हम। एम्बोलिक इवेंट कह रहे हैं, एम्बोलिज्म हो रही है इसमें तो। हम्म, हाँ मतलब कि ये सिर्फ रोक ही नहीं रहा, ये तो थ्रोम्बस भी वो भी बना रहा है, थ्रोम्बस क्लॉट भी बना बना रहा है रहा है। तो ये ब्लीडिंग हाँ, कैसे रोक सकता है? ब्लीडिंग अगर कर रहा होता तो ये तो ब्लड थिनर होता, और ये मजीद नहीं जो नहीं है वो। करेगा नहीं, करने का तो नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमने रोकनी भी तो है ना, जब ओरल कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स लेते हैं ना तो सीवियर किसी की ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली हमने ओवरकम भी करना है सिचुएशन को, तो उसमें स्मोकिंग का जो है ना वो उसको जब रुकेगी ना तो उसको मजीद मतलब कि ये थ्रोम्बोलिज्म की तरफ जा सकता है, शायद ये बताना चाह रहे हैं। चलो इसको चेक कर लेंगे, मार्क। चले निशान लगा लिया वैसे। 1036 patient has depression and taking warfarin, thyroxine and antidepressant which will change the thyroid function both lithium and amiodarone। ठीक है, ये जो लिथियम और amiodarone है ना, ये मतलब कि दोनों ही करवाती हैं थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करती मगर हैं ना जो। लिथियम दिया है, ना मैड्रॉन दिया है, वार्फरिन, थायरोक्सिन और एंटी डिप्रेसेंट दिया है। हम्म, ये है ना amiodarone दोनों डाल दिए, लेकिन लिथियम एंटी डिप्रेसेंट में ही आता है ना, नहीं ना, एंटी लिथियम डिप्रेसेंट। तो एंटी साइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट तो है ही नहीं लिथियम। और डिप्रेशन में देते भी नहीं है लिथियम को तो कभी भी। ये फिर क्या, ये भी क्वेश्चन गलत है। और एमाड्रॉन जो है वो आपको पता है वो वो पोटेशियम। एंटी रिदमिक है वो। हाँ, तो वो भी डिप्रेशन में क्या काम है उसका? लेकिन ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ना कि शायद ये चीजें ले रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल इश्यूज है इन्होंने ना, तो जो है ये ना ले रहे हैं एमसीक्यू चीज। सही नहीं बनाया है कि पूछा कुछ है, आंसर कुछ दे दिया है। कि एक मैं अगर फिर इन्होंने पढ़ता ये हूँ, पूछा पेशेंट होता है ना हैज, थायराइड फंक्शन कौन खराब करता है तो बताते। अब उसमें पेशेंट डिप्रेशन का भी डाल दिया, फिर उनको यकीन नहीं लेकिन आप ये देख लेना, डिप्रेशन को काट देते हैं तो ये भी है ना, लिथियम और मेयोडोन दोनों क्या नाम है, थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब तो करते ही करते हैं ना, ये दोनों होगा। करते हाँ, हैं। ये तो करता है। मेयोडोन तो दोनों सूरतों में करेगा ना, हाइपो भी करेगा हाइपर भी करेगा, जो लिथियम है वो एमाड्रॉन तो तो करता हाइपो ही में करता बहुत है, कर। लेकिन लिथियम हाँ, जो है वो उसके साथ नहीं लिथियम करता। हाइपो में ज्यादा कंट्राइंडिकेटेड है। हाँ। मिस विजया को कहें अपना कैमरा बंद कर, और नहीं कैमरा नहीं, आप माइक। खाना बना रही हैं या क्या कर रही हैं? एक मिनट, मैं जो है ना वो कर देती हूँ। नहीं नहीं, हो गया हो गया। वो अच्छा, मसला नहीं है, मैं म्यूट कर देती हूँ। नहीं आप अपने आप मिस को ये म्यूट ऐसा ही कर है, लीजिएगा। इसमें ऐसा ही है कि ना हम मतलब कि इस वाले ऑप्शन को, डिप्रेशन वाले को अगर हम निगलेक्ट करते हैं ना, तो फिर ये लिथियम और आयोडीन ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ख्याल में क्या है कि ये एमसीक्यू थोड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है। डिप्रेशन का ना लिथियम में डिप्रेशन का कोई काम है, ना हम्म, मैड्रॉन का डिप्रेशन में कोई काम है। और वार्फरिन जी, थायरोक्सिन के साथ अगर मैं किसी लेकिन भी थायराइड फंक्शन में तो काम है ना दोनों का, दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब नहीं नहीं देते वो ना। ना वो हाइपो समझ आ देते में गया नहीं ना, देते ना हाइपर। वो तो लेकिन ये समझ आ ऑप्शन गया अगर ना। क्या पता नीचे लिथ कोई पूरा केस लिखा हो। हाँ, हाँ, ये क्वाइट इन्होंने सब कुछ पॉसिबल लिखा कि है। ये ड्रग्स दी हो ना, वो बंदे को मल्टीपल इश्यूज हो, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो ले रहा हो ये चीजें। हाँ, तो ये कह रहे ना एमसीक्यू सही नहीं बना हुआ, बिल्कुल मैच हाँ, नहीं कर रहा। चलें इसको तो ऐसे करते हैं कि मतलब कि मैं अगर डिप्रेशन को निगलेक्ट कर दूं तो लिथियम और आयोडीन तो करेंगे हाँ, करेंगे। समझिए, बस सीधा सीधा लिथियम हाँ, हाइड्रोन करेंगे जी। 1037 पेशेंट टेकिंग फेनिडोइन एक्सपीरियंस एटेक्सिया। ठीक है, व्हाट टू डू, डिक्रीज फेनिडोइन डोज, ये डोज। एटेक्सिया होता है क्या, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, ये स्पेसिफिकली होता है बाजुओं में और टांगों में। इनमें जो होता है ना मसल कंट्रोल, मतलब कि जस्ट लाइक दैट पार्किंसनिज्म का जो नहीं होता, उसी तरह की एक कंडीशन है। तो अगर ये वो एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट फेनिडोइन से, तो उसकी डोज को कम करना चाहिए, करना होगा इनफैक्ट। 1038 patient receiving phenytoin may develop morbilliform rash which is measles like। अच्छा, ये जो होते हैं ना मोरबिलीफॉर्म रैश, ये होते हैं रोज रेड फ्लैट
ना, जैसे रोज कलर है ना, रोज रेड कलर है, उस तरह के ना फ्लैट पैचेस होंगे। तो ये इससे भी आप एसोसिएट कर सकते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से। ओके, एंटी एपिलेप्टिक से ये रैशेज वाला मामला बहुत ज़्यादा होता है। हर दूसरी एंटी एपिलेप्टिक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कर सकती है। तो ये उसी तरह का एक डिसऑर्डर है स्किन एलर्जी का। तो उसको मोरबीलीफॉर्म कहते हैं, रोज रेड फ्लैग पैच होता है। 1039, patient taking loperamide advise him not to take in infectious diarrhea as it causes stasis of the microorganism. ऑर्गेनिज्म। स्टेसिस क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टेसिस को उसको रिटेन करती है उसको। जाहिर सी बात है, एंटी एमिटिक है ना, एंटी डायरियल एंटी एमिटिक है। तो इन्फेक्शियस डायरिया है, वो अंदर है, तो वो एंटी एमिटिक है, तो वो उसको बैक्टीरिया को बाहर मतलब कि रिमूव नहीं करेगा। इसका एक मिनट मैं बताता हूँ, ये देखें। लोप्रामाइड इज एंटी डायरियल, सो इट इज नॉट बेनिफिशियल इन इन्फेक्शियस डायरिया। ये इन्फेक्शियस डायरिया में बेनिफिट नहीं है, और बैक्टीरिया को रिटेन करेगा, वो मजीद प्रॉब्लम कॉज कर सकता है अंदर, बॉडी के अंदर। सही। समझ आ गई ना, रिटेन हाँ। करेगा, ये निकलेगा नहीं। स्टेटस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो उतना रिटेन करेगा। हाँ वही ना, मतलब वो हमें अंदर जो ही है ना रहेगा। इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, इधर डायरिया को ट्रीट नहीं करना। बिल्कुल, पहले हमें अच्छा। इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, क्योंकि ये एंटीएमिटिक है ना, लोप्रामाइड याद रखें एंटीएमिटिक है, ये वोमिट वगैरह में देती है, और कॉमन देते हैं, ओटीसी में भी दे सकते हैं। बट हाँ। जब लियोपिरामिड। इन्फेक्शियस डायरिया होगा ना, तो आपने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, ठीक है, आपने वॉमिटिंग को ट्रीट नहीं करना। 1040, glyceryl trinitrate advise the patient to take it in sitting position to avoid first hypotension effect। जी बिल्कुल, ये बैठे बैठे लेनी है, क्योंकि ये जब देते हैं इसका काफ़ी शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, तो ये उसी वक्त बीपी को लो कर देती है, ठीक है। तो अगर आप खड़े हैं तो वो आपको जैसे चक्कर सा आएगा कि बीपी आपका काफ़ी ज़्यादा लो हो सकता है, तो इसको इट्स बेटर टू टेक दी तो ग्लिसराइड लेटते भी व्हाइल नहीं थे सिटिंग। ना, इसमें ऐसा कुछ था कि वो इसोफेगल अल्सरेशन, लेकिन ये तो बकल नहीं, में वो दूसरी होता है थी, ना। हाँ, नहीं, सही है। वो एलेंड्रोनेट थी, वो एलेंड्रोनेट थी, सही। वो लैंडोनेट थी, उसको भी आपने खड़े हुए लेना है, और ज्यादा पानी पीना है। अगर वो उसके साथ आप लेटेंगे तो वो गैस इसोफेजियल अल्सरेशन कॉज रिफ्लेक्स कर करेगी सकता है, हमारे अल्सर भी कर सकता है। इसोफेगस में। सही। अच्छा, आगे जी। 1041, पेशेंट ऑन कार्बिडोपा एंड लिवोडोपा कंप्लेन ऑफ डार्क वाइन यूरिन डिस्कलरेशन ऑफ लिवोडोपा मेटाबोलाइट। जी लिवोमेटा उसकी वजह से ये उनका उनमें ये कंप्लेन होती है कि यूरिन डिस्कलरेशन हो जाती है। क्या उन्होंने वर्ड चूज किए जी, डार्क वाइन। चले 1042, reaction verapamil, captopril, propranolol, and slow potassium. You expect that the patient has bradycardia। जी जाहिर सी बात है, जब इतना कुछ वो ले रहा होगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया ही होना है। तो मतलब कि वेरापेमिल, कैप्टोप्रिल, प्रोप्रेनोलोल की वजह से उसको ना ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इनफैक्ट सीवियर किस्म का हो सकता है। 1043, पेशेंट विद फेंटेनल पैच विद रीनल इम्पेयरमेंट द डोज शुड बी रिड्यूस टू हाफ। ये ना कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये जो मैंने खुद पढ़ा है ना, उधर से एएमएस से पढ़ा है, उसमें इसमें रीनल इम्पेयरमेंट का कोई लेना देना नहीं है फेंटेनल पैच का, हाँ, ये तो कोई मैंने भी लेना पढ़ा देना है। नहीं। तो हाँ, एमएच इसका कोई में लेना ये देना अगर नहीं। ये है तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत